Everyone, welcome to Seven Learners. My name is Gufrana Asmat and today is 4th January. तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहला टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी से ये टॉपिक हमारा आने वाला है। तो ये टॉपिक जो है वो ये है कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जो 8 लाख रुपीस इनकम वाला क्राइटेरिया है वो रीजनेबल कैप है ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए। तो हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। देखो 10% वाला रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है ना वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था 2019 में। 10% इसने क्या किया था, इसने एक क्लॉज ऐड किया था 15 आर्टिकल 15 में एक क्लॉज ऐड किया था, दैट वाज सब क्लॉज 6। इस सब क्लॉज 6 में ये एम्पावर किया गया था ना गवर्नमेंट को कि वो स्पेशल प्रोविजन दे ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ओके, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उन सिटीजन्स को, दोज इन क्लासेस दैट ऑलरेडी उन लोगों को छोड़ करके जो ऑलरेडी रिजर्वेशन एंजॉय करते हैं। लेकिन ये 10% कौन लोग थे, इनको बोला गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया था। ठीक है, और रिजर्वेशन कहाँ कहाँ देने की बात हुई थी, तो आपको ध्यान देना है ईडब्ल्यूएस जो हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये रिजर्वेशन आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और इसमें बस पब्लिक नहीं दोस्तों प्राइवेट भी आता है। तो ये आप ध्यान देंगे क्योंकि ये आपको नाच नचा सकता है। अगर प्राइवेट होगा तो मे बी यू गाइज विल थिंक कि नो, अगर गवर्नमेंट ने लाया है तो इट माइट नॉट बी एप्लीकेबल इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड यू मे गेट रॉन्ग ओवर देयर। सो जस्ट बी इन माइंड कि प्राइवेट को भी लिया गया है। एडेड एंड अनएडेड ये दोनों टाइप की जो आपकी इंस्टीट्यूशन है ये भी लिया गया है। एक्सक्लूडिंग एक चीज है कि दोज इंस्टीट्यूशन विच आर रन बाय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो इस चीज को बस एक्सक्लूड किया है। ठीक है, और कितना परसेंट है, 10%। इन्होंने इंसर्ट किया 15 सब क्लॉज 6 एंड अगेन 16 में इन्होंने सब क्लॉज 6 इंसर्ट किया। तो ये दो आपको 15 सब क्लॉज 6 एंड 16 सब क्लॉज 6 भी ध्यान देना है। ये जो न्यू क्लॉज है ये इट मेक्स क्लियर दैट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। मतलब जो आपका हमारा 50% का रिजर्वेशन का सीलिंग है, 50% है ना, क्योंकि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन तो आप दे नहीं सकते। तो ये हमारा एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा बोला गया था कि 50% सीलिंग है। तो जितना भी रिजर्वेशन मिल रहा है ना दोस्तों उसमें ये एड ऑन रिजर्वेशन है। मतलब आपका टोटल ये पहले वाला रिजर्वेशन एंड ये रिजर्वेशन मिला करके आपका अप्रॉक्सीमेटली 49% होता है। स्टिल इट इज नॉट क्रॉसिंग 50%। अब क्राइटेरिया क्या है, देखो क्राइटेरिया में जो मेन क्राइटेरिया है ना दोस्तों वो यही है कि उन फैमिली की जिनकी एनुअल इनकम जो है ना 8 लाख रुपीज है। ठीक है, तो एनुअल इनकम, इट इज नॉट मंथली इनकम। ठीक है, और इनकम कहाँ से, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी या फिर बिजनेस, एग्रीकल्चर, कोई भी प्रोफेशन हो आपका। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के देन 5 or more acres of agriculture land, possession of any of these assets to can make a person outside EWS pool। अगर उनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, एक फ्लैट है जो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, एक रेसिडेंशियल प्लॉट है जो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, एक रेसिडेंशियल प्लॉट है जो 200 स्क्वायर यार्ड्स या फिर उससे ज़्यादा है। तो अगर ये सारा भी पोजीशन में है ना और इनकम इज लेस देन 8 लाख तब भी वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। लेकिन ये जो 8 लाख रुपए वाला क्राइटेरिया है ये सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ये बहुत ही वैलिड क्राइटेरिया है। तो इसलिए ये हमने ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आना चाहिए। इसको शॉर्ट में हम MTP एक्ट बोलते हैं। ये एक्ट दोस्तों देखो, अबॉर्शन इंडिया में ना ये लीगल हो गया था। ठीक है, कब, 1971 के टाइम से। ये हमारा MTP एक्ट 1971 बना था। तो ये स्टेटमेंट देखो, अबॉर्शन इंडिया हैज़ बीन लीगल अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस फॉर द लास्ट 50 years with the introduction of MTP Act in 1971। और अभी हमारा 2021 जस्ट ओवर हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 साल से अबॉर्शन इंडिया में लीगल हो गया है। बट देखो विद टाइम आपकी जो एक्ट है ये अमेंड होते रहे हैं। इट वाज अमेंडेड इन 2003 एंड अभी रिसेंटली 2021 में भी ये एक्ट को अमेंड किया गया है। ओके, न्यूज़ ये था ना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दिया है
to a 28-week pregnant woman to undergo medical termination of pregnancy on account of substantial fetal abnormality। तो ये क्या है, कुछ अनसीन सर्कमस्टांसेस है, अनडिजायरेबल सर्कमस्टांसेस है, उन सर्कमस्टांसेस में ये कोर्ट ने आपका परमिशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब देखो हाई कोर्ट ने अपने रूलिंग में क्या बोला। रूलिंग में यही बोला कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ना, वो मैटर ऑफ राइट है। हाई कोर्ट ने बोला विमेन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी ड्यू टू फॉइटल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, विमेन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी ड्यू टू फॉइटल एबनॉर्मेलिटीज। मतलब ये उनका अधिकार है, क्योंकि हमारा जो पर्सनल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आता है वो आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। दैट मीन्स हमारा पर्सनल लिबर्टी, हमारा जो पर्सनल चॉइस है, ये विमेन का पर्सनल चॉइस को, इस चीज को ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि उनको हम उनके राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटेड दैट अलाउिंग द प्रेगनेंसी टू कंटिन्यू, अगर आप इस चीज को मना कर देते हो कि वो अबॉर्शन नहीं कराएंगी और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगी, तो उनके देखो उनके मानसिक संतुलन में भी तो प्रॉब्लम आएगा ना, क्योंकि देयर इज दिस थिंग शी डज नॉट वांट टू कैरी ऑन ड्यू टू सम XYZ रीजन, एंड नाउ यू आर फोर्सिंग कि नहीं आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करो, तो ये उसके मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा। द पिटिशनर कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन और टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी इन व्यू ऑफ मेडिकल बोर्ड ओपिनियन। ठीक है, तो ये आपका इस चीज को लेते हुए हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि वो आपका अबॉर्शन करवा सकती हैं। ठीक है, अब देखो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ना कुछ ब्रॉड कंडीशन में आपके जो है ना ये अलाउ किया जाता है, अप टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, क्यों? पहला, अगर थ्रेट है मदर को, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर उसको मदर के लाइफ को रिस्क करेगा, ठीक है, ये उसके मेंटल हेल्थ को कुछ इंजरी पहुंचाएगा। सेकेंड कंडीशन है कि चाइल्ड में कोई एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, सब्सटैंशियल रिस्क है उस बच्चे को, इफ बॉर्न और डेड वुड बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, ठीक है, या मेंटल एबनॉर्मलिटीज होगा, तो फिर उसकी मदर जो है शी कैन कॉल इट ऑफ, वो अबॉर्शन के लिए बोल सकती हैं। या फिर रेप सर्वाइवर्स जिनकी प्रेगनेंसी रेप की वजह से हुई है, ठीक है, तो इससे भी यही होता है कि देखो अगर फोर्स किया जाए उसको बर्थ देने के लिए, तो उस जो वेमेन है उनके दिमाग में भी ये बहुत ग्रेव इंजरी होगी, उनके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट होगा। और फोर्थ कंडीशन है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, प्रेगनेंसी क्यों हुआ है? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड बाय मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड प्रिज्यूम टू कॉन्स्टिट्यूट ग्रेव इंजरी टू मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन। ये 20 वीक्स के लिए आपका ये रीजंस लेकर के आपका प्रेगनेंसी इज अलाउड इन आवर कंडीशन। कंडीशन फॉर अबॉर्शन जो आपका जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है, जिसको MTP एक्ट बोलते हैं, ये स्पेसिफाई करता है हु कैन टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी, अंटिल व्हेन अ प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड एंड वेयर कैन बी द प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड। मतलब ये तीनों चीज बताता है कि कौन करेगा, कितने टाइम के बाद करेगा और कहाँ करेगा। ठीक है, देखो इसके लिए ना एक ओपिनियन लेना पड़ेगा डॉक्टर से। देयर मस्ट बी एन ओपिनियन फॉर्म्ड ऑफ अ डॉक्टर कि प्रेगनेंसी जो है ये रिस्क ले आपका प्रोवाइड करेगा उस प्रेग्नेंट वेमेन को या फिर उसके मेंटल हेल्थ को। अगर प्रेगनेंसी एक्सीड होता है ना दोस्तों, एक्सीड्स 20 वीक्स, लेकिन 24 वीक्स नहीं, exceeds 20 weeks not 24 weeks, ठीक है, तो termination is permissible on the opinion formed by 2 registered medical practitioner। मतलब अगर 20 weeks तक है ना, तो one doctor is enough कि वो बोल दे कि okay she should be allowed for the अबॉर्शन। लेकिन अगर 24 वीक्स तक जाता है ना दोस्तों, 20 वीक्स से ज़्यादा जाता है, 24 वीक्स तक जाता है, तो 2 डॉक्टर्स का आपका परमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो आपका जो ये न्यू मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया था, इसने क्या किया? इसने एक्सपैंड किया एक्सेस टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विसेज ऑन थेरापैटिक, ह्यूमैनिटेरियन, सोशल ग्राउंड्स टू इंश्योर क्या, इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव केयर। तो ये सारा चीज़ आपका अमेंडमेंट उस एक्ट में हुआ था, क्योंकि देखो ये कॉन्ट्रासेप्टिव वाला मेथड हो गया, ठीक है, ओपिनियन हो गया 20 to 24, 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपका RMP बोलेंगे इसको शॉर्ट में, 24 तक हो गया, तो 2 RMPs का आपका
ओपिनियन चाहिए, ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इज एसेंशियल, ठीक है। अगर 24 वीक से ज़्यादा हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है ये चेंजेस। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का एक बहुत अच्छा प्रोविजन इसमें आया कि नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स उस वेमेन का ना, उस प्रेग्नेंट वुमेन का, ठीक है, शैल नॉट बी रिवील्ड, ठीक है, एक्सेप्ट टू दैट पर्सन ऑथराइज्ड इन द लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आई, ये कब आई, 2021 वाले अमेंडमेंट में आई है ये सारी चीज़। तो देखो, अगर मैं सिग्निफिकेंस बोलना चाहूँ आपको कि ये इस MTP एक्ट 2021 वाला का सिग्निफिकेंस या फिर ओवरऑल इस एक्ट का मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी बिल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो डोंट यू थिंक दिस लॉ विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एंडिंग प्रिवेंटेबल मटर्नल मोर्टालिटी। तो ये विच इट विल हेल्प टू मीट सस्टेनेबल गोल नंबर 3.17, 3.7, 5.6। 3 क्या है, 3 जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये मोर्टालिटी रेशियो से रिलेटेड है ना, तो 3.1 भी इसी बात को डील करता है, रिड्यूसिंग मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो। 3.7 और 5.6 जिसके बारे में मैं आपको बात करी थी, ये है यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। तो ये अमेंडमेंट आपका इंक्रीज करेगा द एम्बिट एंड एक्सेस ऑफ वुमेन टू सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसमें ना बहुत सारे इश्यूज भी इन्वॉल्व है, डिफरेंट ओपिनियंस है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। फिर इसमें इस एक्ट में 2021 वाले एक्ट में 24 वीक्स के ऊपर वाला जो केसेस है उसमें थोड़ा आपका दिक्कत है, पिटीशन डालना पड़ता है। जैसे ये दिस वेमेन 28 वीक्स प्रेग्नेंट, शी वेंट टू द हाई कोर्ट। तो ये सब लाइक इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट कैन इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ दैट वेमेन। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। अभी देखो, अगर आप सोचो कि वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो अब देखो, अब क्या है ना, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्टैंड तो लिया है 2021 वाला अमेंडमेंट करके, ठीक है, दे हैव टेकन सच अ बोल्ड स्टैंड, ठीक है, इन्होंने बैलेंस किया है डाइवर्स कल्चर को, ट्रेडिशन को, थॉट्स को, ठीक है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इट स्टिल लीव्स विमेन विथ वेरियस कंडीशनैलिटीज़ कि आप जो है 20 वीक्स वाला, 24 वीक्स वाला, 24 एंड अबव वाला, तो और ये क्या है आपका आर्टिकल 21 जो आपका पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल है, इस चीज़ को भी फुलफिल नहीं कर रहा है पूरे तरीके से। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, किस लिए, टू फैसिलिटेट अबॉर्शन आर फॉलोड इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। मतलब एक पर्टिकुलर वो पूरा उनका प्रावधान होना चाहिए, पर्टिकुलर डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स होना चाहिए, ये वे फॉरवर्ड में गवर्नमेंट को करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन ऑफ अबॉर्शन है इसको डिसाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, सॉलिड साइंस के बेसिस पे, ठीक है। एंड देन इस चीज़ में आपका वेमेन का कंट्रीब्यूशन, उसकी सहमति, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक प्राइमा फेसी इवेंट की तरह लेना चाहिए, इसको एक प्राइमा फेसी कंडीशन रखना चाहिए कि दैट वेमेन वांट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी और नॉट। तो वे फॉरवर्ड में यही आपका हो सकता है कि सारे नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए ताकि क्लिनिकल प्रैक्टिस हो। हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डिज़ाइन किए जो स्पेसिफिकली इन चीज़ों से डील करते रहे, एंड वेमेन का जो आपका उनकी सहमति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये मैंने डिस्कस किया आपसे MTP एक्ट के बारे में। दूसरा जो न्यूज़ है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में चलते हैं। ये न्यूज़ आपका INSACOG के बारे में है, ठीक है। न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि जो इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑफ जेनोमिक्स है, जिसको INSACOG बोलते हैं, इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑफ जेनोमिक्स, ठीक है, इन्होंने सीक्वेंस किया है अराउंड 10,000 1 लाख सैम्पल्स, नॉट 10,000, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख सैम्पल्स। अब INSACOG क्या है आपका, INSACOG आपका एक कंसोर्टियम है, इसमें 10 लैब, 18 सैटेलाइट्स आते हैं अक्रॉस इंडिया। इनका काम क्या है, इनका काम यही है कि ये स्कैन करते हैं कोविड सैम्पल्स फ्रॉम पेशेंट्स, ठीक है, और डिफरेंट वेरिएंट्स को फाइंड करते हैं कि वो जो आपका जो स्पाइक प्रोटीन होता है ट्रांसमिशन में उनका क्या रोल रहा है, ये सारी चीज़ों को वो बहुत ध्यान में रहते हैं। इंस्टीट्यूशंस, हाँ, the institutes involved including the laboratories of Department of Biotechnology, और फिर CSIR आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये सारे इंस्टीट्यूट भी आपके INSACOG में आते हैं। इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था 2020 में, ठीक है।
किस चीज़ को सीक्वेंस किया था, वो जो लोग ना यूके से ट्रैवल करते थे, पॉजिटिव सैंपल्स हो रहे थे हमारे कंट्री में, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के इन लोगों ने काम स्टार्ट किया था। तो इंसाकॉग का काम यही होता है कि ये सीक्वेंस करते हैं ये कोविड वाला आपका सैंपल्स और स्पाइक्स को देखते हैं कि ट्रांसमिशन में ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख सैंपल को सीक्वेंस किया है। इनका काम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है, म्यूटेशंस को चेक करते हैं, उसका जेनोमिक सीक्वेंस करते हैं, आइसोलेट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को कोरोना वायरस सैंपल से, ठीक है। उसके बाद ये लोग ट्रैक करते हैं कि क्या है म्यूटेशन का कॉम्बिनेशन क्या है कि ये और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है इंडिया में। तो ये सारे जो स्टडी है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसका नाम है इंसाकॉग। नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन है। ये न्यूज़ हमारा हमास एंड गाजा स्ट्रिप से इंपॉर्टेंट है। इसराइल एंड पैलेस्टीन वॉज टू मच इन न्यूज़ इन 2021, जब वहाँ पे कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो अगर मैं आपको हमास के बारे में बोलूँ तो हमास इसको एक मिलिटेंट ग्रुप बोला जाता है दोस्तों। ये आप ये गाजा स्ट्रिप का लोकेशन देख सकते हो। ये गाजा स्ट्रिप जो है आपका मेडिटेरेनियन सी से ओपन होता है, ये चीज़ आप ध्यान में दो। तो ये जो हमास है ये मिलिटेंट ग्रुप इस जगह पे ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और ये गाजा स्ट्रिप जो होता है ये बेसिकली बोलते हैं पैलेस्टीनियन लाइन, आपका ये पैलेस्टीनियन लैंड है। तो अगर आप इस इसराइल के मैप में देखो ना दोस्तों, तो ये आपको जो लाइट येलो कलर दिख रहा है ना, ये पूरा इसराइल का पार्ट है। बट ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये पैलेस्टीन को बिलोंग किया जाता है। ये पैलेस्टीन और ये गाजा स्ट्रिप भी पैलेस्टीन का है। तो यहाँ पे हमेशा इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। कभी इसराइल के मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च करती है मिलिटेंट टारगेट गाजा स्ट्रिप में, कभी वो लोग इधर से आपका टारगेट करते हैं। तो हमास क्या है, मैंने आपको बताया, ये एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इसको मिलिटेंट ग्रुप भी बोलते हैं, जिन्होंने इसराइल के अगेंस्ट वॉर वेज किया है 1987 के बाद से। क्यों? इनका मकसद क्या है दोस्तों? इनका मकसद यही है क्योंकि ये जो इसराइल को रिप्लेस करना चाहते हैं वापस से पैलेस्तीन से, ठीक है। और ये जो है आपका हमास जो है ये इंडिपेंडेंटली गाजा स्ट्रिप को रन करता है, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को नहीं मानता है। जैसे वेस्ट बैंक वाला एरिया है ना दोस्तों, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रूल करते हैं, इसराइल को इसराइल की अथॉरिटी रूल करती है। लेकिन गाजा स्ट्रिप जो है, यहाँ पे जो हमास नाम की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिपेंडेंटली इस जगह को रूल करती है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रिएशन है ये, ठीक है। आपको बिल्कुल इसका लोकेशन ध्यान देना है कि ये मेडिटेरियन सी में ओपन होती है। फिर आपको वेस्ट बैंक का भी थोड़ा सा लोकेशन ध्यान देना है कि वेस्ट बैंक आपकी इसराइल से, जॉर्डन से ओपन होती है, तो जी है ना, JIG, जॉर्डन एंड इसराइल से आपकी वेस्ट बैंक ओपन होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो अफ्रीका से रिलेटेड है कि सूडान के जो PM है हैमडॉक, उन्होंने रिसाइन कर दिया है। ही रिजाइंड वाई? बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है एंड जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पे पुलिस ने क्रैक डाउन किया। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सूडान के PM हैमडॉक ने रिजाइन कर दिया। तो हमारे लिए उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो होता है सूडान का लोकेशन। तो आप ये सूडान का लोकेशन यहाँ पे देखेंगे। सूडान इज अ कंट्री विच ओपन्स टू रेड सी। अब देखो, सूडान क्या एक लैंडलॉक कंट्री है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सूडान एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लेकिन अगर साउथ सूडान के बारे में हम बात करते हैं तो हाँ बिल्कुल, साउथ सूडान एक लैंडलॉक कंट्री है। तो आप साउथ सूडान लैंडलॉक कंट्री है, ये चीज़ ध्यान देंगे। सूडान की कैपिटल आपकी खार्तूम होती है एंड साउथ सूडान की जुबा होती है। तो सूडान आपकी कैसी कंट्री है? सूडान आपकी इट इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री बट साउथ सूडान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। और सूडान आपकी कहाँ ओपन हो रही है? रेड सी में ओपन हो रही है। अब देखो, सूडान के लिए ना एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आपको पता होगा, आपने सुना होगा नाइल रिवर के बारे में। तो नाइल रिवर जो है वो बनती है 2 रिवर के सम्मेलन से, एक ब्लू नाइल, एक वाइट नाइल। तो ब्लू नाइल और वाइट नाइल, ब्लू नाइल आपकी इथियोपिया से स्टार्ट होती है, ठीक है, और वाइट नाइल जो आपकी विक्टोरिया के पास से, ये दोनों जो आते हुए ना एक जगह पे मिलते हैं, वो जगह है सूडान में। सूडान में इस जगह पे जो मिलते हैं वो जगह का नाम आपका खार्तूम ही है। यहाँ पे ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलकर के नाइल बनती है एंड देन इट फ्लोज टूवर्ड्स दी मेडिटेरेनियन सी। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है थोड़ा।
सूडान के बारे में। और कुछ आप सूडान के बारे में अगर ध्यान दोगे तो दारफूर, ये एक एरिया यहाँ पे मार्क कर लो, दारफूर आप मार्क कर लो, दारफूर के बारे में आप देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी लोकेशन एट न्यूज़ करके भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में। हमारा पहला जो न्यूज़ है इसमें ये पैंगोंग लेक के बारे में। पैंगोंग लेक में आपको बता दूं तो ये लद्दाख में है। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि चाइना यहाँ पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो इसको पैंगोंग सो लेक भी बोलते हैं, PANGONG, पैंगोंग TSO, सो लेक, ठीक है। ये ईस्टर्न लद्दाख में आती है और ये हमेशा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रही है, ठीक है, क्योंकि हम कुछ दिन पहले डोकलाम स्टैंड ऑफ के बारे में हमने सुना था कि यहाँ पे इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स का लड़ाई हुआ था। तो ये जो एरिया है ये हमेशा न्यूज़ में रहती है। ये मैप में आप ये चीज़ देख सकते हैं, ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में ये चीज़ आता है। चुलसुल के पास में हुआ तो यहाँ पे आपका चाइना डैम कंसिस्ट कर रही है, अब देखो ये कंस्ट्रक्ट कर रही है। अब देखो इतना सारा मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला हुआ है, बट ये सारा उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। बस आप ध्यान देंगे कि ये जो है आपका लद्दाख में है एंड चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज ओवर देयर, और आप थोड़ा सा चुलसुल के पास है तो थोड़ा सा इसका लोकेशन आप ध्यान देंगे। यहाँ से देखो श्योक नदी बहते हुए जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ हम हिस्ट्री के सेक्शन से देंगे। ये न्यूज़ जो है वो रानी वेल्लू नचियार के बारे में है। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने रिकॉल किया है कि ये कितनी ब्रेव फ्रीडम फाइटर थी। देखो हम रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, बट ऐसे ऐसे ना हमारे इतिहास में और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं जिनके बारे में वी आर नॉट दैट अवेयर। तो आज मैं आपको थोड़ा सा रानी वेल्लू नचियार के बारे में बता दूं, क्योंकि मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट पे किया है इनके बर्थ एनिवर्सरी में। रानी वेल्यू नचियार जो थी ना, ये क्वीन थी शिवगंगा स्टेट की 1780 टू 1719 के टाइम में। हाँ, ये पहली इंडियन क्वीन थी दोस्तों जिन्होंने वॉर वेज किया था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तमिल्स इनको ब्रेव विमेन बोलते थे और उनके लैंग्वेज में वीरमंगाई, ठीक है, दिस वर्ड वीरमंगाई दैट इज ब्रेव वुमेन, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस पीरियड में ना इन्होंने एक अलायंस बनाया था हैदर अली के साथ, ठीक है, और अलायंस में हैदर अली, गोपाल नायकर, इन लोगों के साथ अलायंस बना करके इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक वॉर वेज किया था एंड शी इमर्ज्ड विक्टोरियस इन दिस वॉर, ठीक है। तो इनफैक्ट हम टीपू सुल्तान के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत प्रोफिशिएंट थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, बट हमें रानी वेलू नचियार के बारे में नहीं पता। इवन शी वॉज अ स्कॉलर ऑफ दैट टाइम, उनको भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी हासिल थी। उनको फ्रेंच आता था, इंग्लिश आता था, उर्दू आता था, उनके पास काफ़ी अच्छे स्किल्स थे। सिलम्बम के बारे में आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा कि वो स्टिक लेकर के फाइट करते हैं, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, ये सारी जैसे इनके पास एक्वायर्ड स्किल थी, ये ट्रेन थी इन सब चीज़ों में। तो रानी वेलू नचियार, शिवगंगा स्टेट, आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिफेंस के सेक्शन में चलते हैं। ये न्यूज़ हमारा INS विक्रांत के बारे में। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पे विजिट लगाया था INS विक्रांत को कोच्चि में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत हमारा लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वॉरशिप है जो कि इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। देखो इंडिया में अभी करेंटली कौन सा एयरक्राफ्ट है, एक ही एयरक्राफ्ट है, दैट इज INS विक्रम आदित्य, ठीक है। तो INS विक्रांत क्या है, लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप है जो इंडिया में बनाया गया है। अब आपने INS विशाल के बारे में सुना होगा, तो INS विशाल जो है दिस इज प्रपोज्ड, ओके, ये बनने वाला है और ये बनेगा तो ये इंडिया का सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा क्या है, विक्रांत, दूसरा क्या होगा हमारा, विशाल, ठीक है। ये काम इसकी 2017 से रुकी हुई है क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की अभी क्लियरेंस इसको नहीं मिली है, ठीक है। तो हम विक्रांत के बारे में बात कर रहे थे। तो इट वाज डिजाइन्ड बाय नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND एंड बिल्ड बाय इंडियन स्टेट रन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ से ये बनाया जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट इज विक्रांत, सेकंड इज विशाल, लेकिन अभी करेंटली रनिंग में हमारे पास एक ही है, दैट इज INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य क्या इंडिजीनियस है दोस्तों? नो, इट इज नॉट इंडिजीनियस। विक्रांत हमारा पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो चलो अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स सेक्शन में हम देखते हैं कि आपको कितना ये सारे न्यूज समझ में आए।
तो पहला क्वेश्चन ना, 10% रिजर्वेशन वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इन्फोर्स्ड इन 2019। करंटली इंडिया के पास बस एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, दैट इज INS विक्रमादित्य। सूडान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। द फोर्थ क्वेश्चन इज गाजा स्ट्रिप ओपन्स टू द मेडिटेरेनियन सी। एंड फिफ्थ इज रिप्रोडक्टिव चॉइस इज द डायमेंशन ऑफ पब्लिक personal liberty that is enshrined in article 21 of the constitution of the Indian constitution। तो आप वीडियो को पॉज करें, आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, हम जल्दी से देखते हैं कि कितना आंसर इसमें करेक्ट था। तो देखो फर्स्ट वाला हाँ is wrong because it was 103rd constitutional amendment act। INS विक्रमादित्य ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी रनिंग में है, दैट इज ट्रू। सूडान इज नॉट लैंडलॉक्ड दोस्तों, मैंने आपको बताया है। साउथ सूडान इज लैंडलॉक्ड। गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सी से ओपन होता है, ये मैंने आपको मल्टीपल ओकेजन में मल्टीपल टाइम्स बताया है। एंड रिप्रोडक्टिव चॉइस आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी के अंदर एक डिमेंशन है, दैट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।